हेलो फ्रेंड्स, बाल विकास के अपनी लास्ट वीडियो में हमने अभिप्रेरणा के बारे में पढ़ा। जाना कि मोटिवेशन किसे कहते हैं, मोटिवेशन के प्रकार पढ़े, उनके कारक पढ़े, ठीक है, विधियां पढ़ी। ये सारी चीज़ें हमने अपनी लास्ट वीडियो में कवर की थी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ध्यान या अवधान की, कि ध्यान किसे कहते हैं। ठीक है, ध्यान और अवधान एक ही चीज़ होती है। ठीक है, जैसे इंग्लिश में हम लोग अटेंशन कह सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान और अवधान क्या है, एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं, एक ही चीज़ है, और इसे इंग्लिश में अटेंशन कहते हैं। तो जान लेते हैं कि ध्यान क्या होता है। ठीक है, ये टॉपिक है आपके में, तो ये मत सोचना कि ध्यान के बारे में कैसे पढ़ा रहे हैं। तो ध्यान टॉपिक है आपके में। तो ध्यान की अगर हम बात करें तो ध्यान चेतना का केंद्रीकरण ही ध्यान कहलाता है। ठीक है, चेतना का केंद्रीकरण ही क्या कहलाता है, ध्यान कहलाता है। चेतना को किसी वस्तु पर केंद्रित करने को ध्यान कहते हैं। ध्यान एक मानसिक क्रिया है जिसमें चेतन मन का प्रयोग आवश्यक है। ठीक है, अगर हम ध्यान की बात करें तो ध्यान क्या है, चेतना का केंद्रीकरण जो होता है वो ध्यान कहलाता है। जब हम क्या करते हैं, चेतन मन से एक ही चीज़ पर फोकस करते हैं तो वो क्या चीज़ कहलाएगी, वो ध्यान कहलाएगी। चेतना को क्या है कि किसी वस्तु पर केंद्रित करने को हम क्या कहते हैं, ध्यान कहते हैं। ठीक है, जैसे कि बहुत सारी चीज़ें रखी हैं लेकिन आप एक ही पे फोकस कर रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा, वो ध्यान कहलाएगा। और ध्यान कैसी क्रिया है, तो एक मानसिक क्रिया है। ठीक है, एक कैसी क्रिया है, तो एक मानसिक क्रिया है जिसमें क्या होता है, चेतन मन का प्रयोग आवश्यक है। ठीक है, इसमें चेतन मन का यूज़ होता है। ठीक है, मन के बारे में आप पढ़ेंगे तो दो टाइप के होते हैं, चेतन मन, अचेतन मन। चेतन मन वन होता है, चेतन मन वो होता है जिसमें आप जाग रहे होते हैं और जागृत अवस्था में क्या करते हैं, किसी चीज़ पे फोकस करते हैं। ठीक है, अगर आप सो रहे हैं और कहीं चीज़ पे आपका ध्यान चला जाता है, सपने वगैरह आप जो देख रहे हैं वो अचेतन मन में होते हैं। ठीक है, चेतन मन वो होता है जिसमें आप जाग रहे होते हैं और एक चीज़ पे फोकस करते हैं। ठीक है, तो उसी की बात हो रही है कि ध्यान एक मानसिक क्रिया है जिसमें चेतन मन का प्रयोग आवश्यक है। डम्बल ने क्या कहा इसके बारे में, तो डम्बल की जो डेफिनेशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो डम्बल ने कहा कि किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रित करना ध्यान कहलाता है। ठीक है, तो जैसे कि कई सारी वस्तुएं रखी हैं तो आप क्या कर रहे हैं, और वस्तुओं को छोड़कर एक चीज़ पर फोकस कर रहे हैं तो वो चीज़ क्या कहलाएगी, वो ध्यान कहलाएगी। तो वही डम्बल ने कहा है, इनकी डेफिनेशन आती है कई बार एग्जाम में, कि किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना को केंद्रित करना ध्यान कहलाता है। ठीक है, सिंपल सी डेफिनेशन है, इसे याद कर लेंगे। अब हम ध्यान की विशेषताएं देख लेते हैं। तो ध्यान की विशेषताओं की अगर हम बात करें तो ध्यान में मन को एकाग्र व स्थिर बनाया जाता है। ठीक है, हम ध्यान में क्या करते हैं, आपने देखा जो तपस्वी वगैरह लोग होते हैं, जो तपस्या वगैरह करते हैं, मुनि वगैरह, तो वो क्या करते हैं, ध्यान को केंद्रित करते हैं, एकाग्र करते हैं। उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता कि उनके आसपास क्या चल रहा है। वो क्या है कि बस तपस्या में लीन है, एक ही चीज़ पर फोकस कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा कि ध्यान में मानसिक क्रिया के विकास के लिए क्रियाएं की जाती हैं जो कि योग से संबंधित हैं। ठीक है, तो ध्यान में क्या होता है, मानसिक विकास के लिए क्रियाएं हम लोग करते हैं जो किससे संबंधित होती हैं, योग से संबंधित होती हैं। ठीक है, तो हम लोग योग पे फोकस करते हैं ताकि हम लोग क्या करें, चीज़ों पर ध्यान दे सकें। कई बार होता है कि हमारा मन विचलित हो जाता है, हम लोग फोकस नहीं कर पाते, पढ़ाई करने को बैठते हैं तो कभी मोबाइल छू लेते हैं, कभी मूवीज़, कभी सीरीज़, है ना, इन्हीं पे फोकस जाता है। तो ध्यान इसलिए ज़रूरी होता है कि इससे क्या होता है, एक मानसिक क्रिया, हम क्या करते हैं, एक ही चीज़ पे फोकस करते हैं। ठीक है, तो योग के माध्यम से भी हम लोग ध्यान लगाने की कोशिश करते हैं। तो ये सारी ध्यान की विशेषताएं कि इसमें हम क्या करते हैं, मन को एकाग्र एवं स्थिर बनाते हैं। ध्यान जो होती है वो मानसिक विकास की क्रियाएं की जाती हैं, ये योग से संबंधित होती हैं। अब हम ध्यान के प्रकार देख लेते हैं कि ध्यान के कितने प्रकार हैं। देखिए, ध्यान के अगर प्रकारों की अगर हम बात करें तो दो प्रकार होते हैं ध्यान के। ठीक है, ऐच्छिक ध्यान और अनैच्छिक ध्यान। ठीक है, ऐच्छिक ध्यान और अनैच्छिक ध्यान। ऐच्छिक ध्यान वो होता है जब हम इच्छा अनुसार क्या करते हैं, किसी चीज़ पे फोकस करते हैं तो वो ऐच्छिक ध्यान में आ जाएगा। और अनैच्छिक ध्यान में क्या आता है कि जब हम फोकस नहीं कर रहे होते किसी चीज़ पर, लेकिन बार बार हमारा ध्यान उस चीज़ पर जा रहा होता है, तो वो अनैच्छिक ध्यान होता है। ठीक है, जान लेते हैं इसके बारे में। ऐच्छिक ध्यान किसे कहते हैं, तो अपनी इच्छा अनुसार किसी वस्तु पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो ऐसे ध्यान को ऐच्छिक ध्यान कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या है कि अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार आप क्या करें कि किसी वस्तु पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो ऐसे ध्यान को हम क्या कहेंगे, ऐच्छिक ध्यान कहेंगे। इस तरह के ध्यान में कोई ना कोई उद्देश्य अवश्य होता है। अब हम किसी चीज़ पे फोकस तभी करते हैं जब हमारा कोई ना कोई मोटिव होगा, हमारा कोई ना कोई उद्देश्य होगा। अब जैसे क्या है कि आपका एग्जाम पास में है, ठीक है, और आप बाल विकास पे फोकस कर रहे हैं क्योंकि आपको पता है कि अगर इसे सही से नहीं पढ़ेंगे तो फेल हो जाएंगे। ठीक है, तो आप इस पे फोकस कर रहे हैं, आपकी इच्छा है इस पे फोकस करने की। ठीक है, तभी आप इस पे फोकस कर रहे हैं, और आपका उद्देश्य क्या है, क्योंकि एग्जाम में पास करना है, ये आपका उद्देश्य है, तभी आप इस पे फोकस करेंगे, तभी आप इस पर ध्यान लगाएंगे। ठीक है, तो ये ऐसा ध्यान क्या कहलाएगा, ऐच्छिक ध्यान कहलाएगा। ठीक है, तो ऐच्छिक ध्यान क्लियर हो गया कि आप अपनी इच्छा अनुसार किसी वस्तु पर ध्यान लगाते हैं, ध्यान केंद्रित करते हैं, और ऐसे ध्यान को हम क्या कहेंगे, ऐच्छिक ध्यान कहेंगे, क्योंकि इच्छा है इसमें हमारी। इस तरह के ध्यान में कोई ना कोई उद्देश्य अवश्य होता है। ठीक है, तो इसमें कोई ना कोई आपका उद्देश्य जरूर होगा, तभी आप इस पर फोकस कर रहे हैं। फिर आता है आपका अनैच्छिक ध्यान। अनैच्छिक ध्यान की अगर हम बात करें तो जब अपनी इच्छा ना होने के बाद भी किसी वस्तु या व्यक्ति पर ध्यान केंद्रित हो जाता है तो ऐसे ध्यान को अनैच्छिक ध्यान कहते हैं। ठीक है, होता क्या है कि कई बार हम किसी चीज़ पर फोकस नहीं करना चाहते, ध्यान नहीं देना चाहते, लेकिन बार बार उसी चीज़ पर हमारा ध्यान चला जाता है, तो ऐसे ध्यान को हम लोग अनैच्छिक ध्यान कहते हैं। जैसे होता क्या है कि कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, एग्जाम देने जाते हैं और सुबह सुबह हमने कोई गाना सुन लिया,
ठीक है, कोई किसी की बात तुम्हारे दिमाग में चली गई। अब होता है कि एग्ज़ाम टाइम में वही चीज़ें हमें याद आती हैं, ठीक है, कभी-कभी वो गाने के लिरिक्स हमें याद आ रहे होते हैं, तो कभी-कभी उनकी बातें हमें याद आ रही होती हैं, तो ऐसा ध्यान क्या कहलाता है? अनैच्छिक ध्यान कहलाता है, कि हम ध्यान नहीं देना चाह रहे लेकिन फिर भी ध्यान जा रहा है। अब मान लीजिए कि बाल विकास पे आप पढ़ रहे हैं, बाल विकास पढ़ रहे हैं क्योंकि आपको उसमें फ़ोकस करना है, पास करना है, लेकिन आपकी मैथ वीक है। अब आपका बार-बार ध्यान क्या कर रहा है? मैथ्स पे जा रहा है कि यार मैथ्स लगा लेते हैं, उसमें फ़ेल हो जाएँगे, उसमें ज़्यादा दिक्कत है ना? पास नहीं हो पाए। तो आपका ध्यान क्या बार-बार मैथ्स में जा रहा है, तो वो ध्यान क्या कहलाएगा? वो अनैच्छिक ध्यान कहलाएगा, क्योंकि ध्यान तो आप इस पे देना चाह रहे हैं बाल विकास पे, लेकिन आपका ध्यान जा रहा है मैथ्स पे। तो वो कैसा ध्यान कहलाएगा? वो अनैच्छिक ध्यान कहलाएगा, क्योंकि आपकी इच्छा नहीं है, फिर भी उस चीज़ पे आपका ध्यान जा रहा है। ठीक है? तो ऐसा ध्यान क्या कहलाता है? अनैच्छिक ध्यान कहलाता है। अब ध्यान को प्रभावित करने वाले कारक देख लेते हैं कि कौन-कौन से कारक हैं, जो ध्यान को प्रभावित करते हैं। ठीक है? तो इसमें देखिए 2 कारक होते हैं, पहला आंतरिक कारक और दूसरा बाह्य कारक। ठीक है? 2 प्रकार के कारक होते हैं जो क्या करते हैं, ध्यान को प्रभावित करते हैं, जिसमें पहले हम बात करेंगे आंतरिक कारक की। आंतरिक कारक में कई सारे कारक आ जाते हैं, जिसमें पहला है आपका रुचि। ठीक है? तो रुचि की बात कर लेते हैं। जिन वस्तुओं में व्यक्ति की रुचि होती है, उस ओर उनका ध्यान चला जाता है। ठीक है? ये आंतरिक कारक, ये अपने अंदर होते हैं। ठीक है? हमें और कोई बाहर से कोई मतलब ऐसा नहीं कि इम्पैक्ट डाल रहा हो, ये अंदर चीज़ें होती हैं हमारे। जैसे क्या कि आपका किसी चीज़ में इंटरेस्ट है। अब किसी चीज़ में आपका जब इंटरेस्ट होता है, तो आपका ध्यान जो होता है वो अपने आप उस पे जाता है। जैसे क्या कि क्रिकेट है, मान लीजिए आप क्रिकेट बहुत अच्छा खेलते हैं, ठीक है? या मान लिया खाना वगैरह बहुत अच्छा बनाते हैं, तो आपको क्या यूट्यूब पे वही वीडियोज़ पे आपका फ़ोकस जाता है। अगर वो दिख जाती है ना आपको स्क्रॉल करने पे, तो आप उस पे फ़ोकस चला जाता है, आप उसे देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है? तो ये रुचि है। दूसरा क्या है इसमें कि जिन वस्तुओं पे व्यक्ति की रुचि होती है, उस पर ध्यान होता चला जाता है। तो क्रिकेट का जो मैंने एग्ज़ाम्पल दिया, होता क्या है कि आप कहीं भी जा रहे हैं, ठीक है? बस वगैरह में आपने देखा कहीं ट्रैवल कर रहे होते हैं, तो आपको हल्की-सी बस रुक जाती है और आप देख रहे होते हैं कहीं मैच हो रहा होता है, तो आप देखते हैं कि यार बॉलिंग ही देख लें, एक शॉट ही देख लें बच्चे का, है ना? तो अपना आप उस जगह ध्यान जाता है। तो ये चीज़ क्या है? ये आंतरिक कारक है। ठीक है? ये प्रभावित करता है, जिसमें रुचि आ जाएगा कि जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट होता है, आपका ध्यान उस पर अपने आप जाता है। दूसरा आवश्यकता। आवश्यकता में क्या है कि आवश्यकता होने पर हमारा ध्यान उन वस्तुओं पे केंद्रित हो जाता है, जो हमारी आवश्यकता की पूर्ति करता है। ठीक है? कई बार होता है कि किसी चीज़ की हमें आवश्यकता होती है। मान लें कि हम डेली क्या है बाइक मतलब पैदल जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं कोचिंग के लिए, लेकिन क्या है कि हमारे पास बाइक नहीं है, हमें बाइक से मतलब बाइक चाहिए, ज़रूरत है हमें, लेकिन बाइक नहीं है। तो क्या होता है कि रास्ते में कोई भी बाइक निकलती है, तो मेरा ध्यान उसी पे जाता है, हम लोगों का ध्यान उसी पे जाता है कि हमें यार बाइक की आवश्यकता है, तो हम कितना भी कोशिश करें उससे हटने की, हमें बाइक पे ध्यान जाता है कि यार हमें खरीदनी है, क्योंकि घर वालों ने कह दिया कि दिलवा देंगे जल्दी, तो आप सोचते हैं कि यार कैसे भी देखिए कौन सी अच्छी बाइक है, कैसी है, तो जितनी भी रास्ते में बाइक दिखती है, आपका ध्यान उस पे जाता है। तो ये आवश्यकता है कि जिस चीज़ की हमें आवश्यकता होती है, हमारा ध्यान उस पर अपने आप चला जाता है। तो ये भी आंतरिक कारक है। तीसरा है आपका आंतरिक कारक लक्ष्य। लक्ष्य की बात करें, जो बातें व्यक्ति के किसी लक्ष्य की पूर्ति करती हैं, उस पे ध्यान जो है सहज चला जाता है। जैसे परीक्षा के दिनों में छात्रों का पढ़ाई पर ध्यान। ठीक है? होता क्या है कि आपको पता है कि 6 मंथ मिलते हैं 1 सेमेस्टर में। ठीक है? आपका ध्यान बिल्कुल भी नहीं रहता पढ़ाई में। लेकिन जैसे ही एग्ज़ाम आने वाले होते हैं, जैसे कि जून या जुलाई में एग्ज़ाम आ जाएँगे आपके, तो आपका ध्यान जो है 15 या 20 दिन पहले अपने आप ही पढ़ाई में जाएगा कि नहीं यार, अगर नहीं पढ़े तो फेल हो जाएँगे। ठीक है? तो ये लक्ष्य है। जब लक्ष्य की पूर्ति हो रही होती है किसी चीज़ से, तो हमारा ध्यान अपने आप उस चीज़ पे जाता है। वैसे हम उस पे फ़ोकस इतना नहीं करते, ठीक है? 6 महीने हैं, हम बिल्कुल ध्यान नहीं देते। लेकिन जैसे ही एग्ज़ाम आ रहे हैं, हमें पता है कि इससे हमारे लक्ष्य की प्राप्ति होगी, क्योंकि हम पास हो जाएँगे, टेस्ट वगैरह देंगे, एग्ज़ाम वगैरह निकालेंगे, टीचर बन जाएँगे। तो इसलिए हमारा ध्यान उस पे जा रहा है। तो यही एग्ज़ाम्पल दिया गया। तो ये तीनों आंतरिक कारक हो गए। चौथा आंतरिक कारक है आदत। जिन कार्यों की हमें आदत होती है, उन पर हमारा ध्यान स्वतः ही केंद्रित हो जाता है। कई चीज़ों की हमें आदत होती है, ठीक है? और जब हमें आदत होती है किसी चीज़ की, तो हमारा ध्यान जो होता है अपने आप उस चीज़ पर जाता है, ठीक है? तो ये भी एक कारक हो जाएगा। तो ये 4 कारक कौन से हो गए? ये आंतरिक कारक हैं, जैसे रुचि है, आवश्यकता है, लक्ष्य है, आदत है। आदत हमें किसी चीज़ की होगी तो हमारा ध्यान क्या जाएगा? उस चीज़ पे अपने आप चला जाएगा। फिर नेक्स्ट कारक है मानसिक दशा। मन कभी प्रसन्न होता है, कभी दुखी होता है। यदि मन प्रसन्न है तो ध्यान को केंद्रित करने में अधिक आसानी होती है। ठीक है? कभी-कभी आपने देखा कि आपका मन जो होता है काफ़ी खुश होते हैं आप। ठीक है? अब जब मन आपका खुश होता है तो आप पढ़ने की कोशिश करते हैं, आपका मन बहुत जल्दी लग जाता है। ठीक है? ध्यान केंद्रित हो जाता है, सब चीज़ें याद होती हैं, सब चीज़ें समझ में आ रही होती हैं। लेकिन कभी-कभी होता है कि फैमिली में कोई प्रॉब्लम हो गई, ठीक है? या दोस्तों से कोई लड़ाई झगड़ा हो गया, तो होता है कि मन जो होता है कि कितना भी हम पढ़ने की कोशिश करते हैं, हमारा मन जो होता है वो बार-बार उस जगह भागता है। ठीक है? उन चीज़ों को सोचने पे जाता है। ठीक है? तो हमारा जो ध्यान होता है वो केंद्रित नहीं हो पाता। तो ये मानसिक दशा में आ जाएगा कि अगर आपका मन प्रसन्न है तो आप ध्यान केंद्रित कर लेंगे। अगर आप मन प्रसन्न नहीं है तो आप ध्यान केंद्रित करने की कोशिश कर लें, फिर भी उतना नहीं कर पाते हैं। ठीक है? तो ये भी क्या है? एक आंतरिक कारक है। अब हम बात कर लेते हैं बाह्य कारकों की। बाह्य कारक की बात अगर हम करें तो ऐसे कारक जो बाहर की तरफ से हमें प्रभावित करते हैं, हमारे ध्यान को आकर्षित करते हैं, प्रभावित करते हैं, तो वो बाह्य कारकों में आ जाएगा।
इसमें पहला आता है आपका उद्दीपक की तीव्रता। उद्दीपक के बारे में मैंने आपको बताया था कि ऐसी कोई भी चीज़ जो आपको उत्तेजित करती है, वो उद्दीपक कहलाएगी। जैसे क्या कि टॉर्च की तेज़ रोशनी आपकी आँखों में डाली जाती है, तो आँखें बंद हो जाती हैं। तो यहाँ पर जो टॉर्च है, वो आपको उत्तेजित कर रही है, ठीक है? तो यहाँ पे उद्दीपक क्या हो जाएगी? टॉर्च हो जाएगी। तो कोई भी चीज़ उद्दीपक हो सकती है। उद्दीपक की तीव्रता हमारे ध्यान को जल्दी आकर्षित कर लेती है, ठीक है? जैसे मोबाइल पर गाने सुनने की बजाय आपका ध्यान डीजे की ओर आकर्षित या केंद्रित अधिक होता है, ठीक है? अब होता क्या है कि जैसे आप मान लिया म्यूजिक सुनते हुए जा रहे हैं रोड पे, लेकिन तभी से कोई पास से गाड़ी निकलती है, इसमें बड़े बड़े डीजे लगे हैं, तो आप कितना भी गाने सुनने की कोशिश करें, ठीक है, आपका ध्यान उस जगह जरूर चला जाएगा, ठीक है? तो ये कहलाता है उद्दीपक की तीव्रता। कि मान लीजिए कि रात के समय में कई जगह बल्ब जल रहे हैं छोटे छोटे, आपका ध्यान नहीं जा रहा, लेकिन एक जगह बहुत ज़्यादा तेज़ रोशनी आ रही है, ठीक है? तो आपका ध्यान अपने आप उस जगह जाता है। तो ये चीज़ हो गई। दूसरी, उद्दीपक की गति। उद्दीपक की गति क्या? स्थिर उद्दीपक की अपेक्षा गति करता हुआ उद्दीपक हमारा ध्यान जल्दी आकर्षित कर लेता है, ठीक है? कोई चीज़ स्थिर है तो आपका ध्यान इतना उस पर नहीं जाएगा, लेकिन अगर कोई चीज़ चल रही है, स्पीड में चल रही है, तो आपका ध्यान उस पर चला जाता है। एग्जाम्पल देखें कि बैठे या खड़े व्यक्ति की अपेक्षा भागते हुए व्यक्ति पर ध्यान जाता है, ठीक है? अब होता क्या है कि लोग चल रहे हैं आपस में, बिल्कुल ध्यान नहीं जाएगा, ठीक है? आप रोड पे चल रहे हैं, लोग चलते हुए जा रहे हैं, ठीक है, खड़े हुए हैं, आपका ध्यान बिल्कुल उस पर नहीं जाएगा। लेकिन मान लीजिए कि 3-4 व्यक्ति एकदम भागते हुए आपको दिख जाएँ, तो आपका ध्यान अपने आप उस जगह चला जाता है कि भाई भाग क्यों रहे हैं ये लोग, ठीक है? जाता है ना? तो ये उद्दीपक की गति है। तो गति जो होती है वो भी क्या करती है? ध्यान को केंद्रित करती है, ठीक है? या प्रभावित करती है। फिर तीसरा है उद्दीपक का आकार, ठीक है? उद्दीपक का आकार कैसे प्रभावित करता है? छोटी वस्तुओं की अपेक्षा हमारा ध्यान बड़े आकार की वस्तुओं पर अधिक जाता है, ठीक है? अखबार में लिखे बड़े-बड़े अक्षरों या हेडिंग्स पर हमारा ध्यान जाना, ठीक है? अब होता क्या है कि कई चीज़ें जो होती हैं लिखी हुई हैं आकार में, छोटी लिखी होती हैं न्यूज़पेपर वगैरह में, हम इतना नहीं पढ़ते न्यूज़ में, ठीक है? लेकिन अगर हमारी कोई बड़ी-बड़ी हेडिंग्स दिख जाती है, ब्लैक लेटर्स में एकदम बड़ा डार्क लिखा होता है, तो हमारा ध्यान उस पे जल्दी चला जाता है, ठीक है? अब जैसे क्या कि छोटे-छोटे ट्रक निकल रहे हैं, बस निकल रहे हैं, हमारा ध्यान नहीं जा रहा। रोड पे एक ऐसा ट्रक निकल जाए जिसमें बहुत सारी गाड़ियाँ लगी हों, ठीक है? बहुत ज़्यादा बड़ा हो साइज़ में, तो एकदम हमारा ध्यान उस पे चला जाता है। तो उद्दीपक का आकार जो होता है, वो भी हमारे ध्यान को क्या करता है? प्रभावित करता है, ठीक है? क्लियर हो गया? फिर नेक्स्ट है उद्दीपक की विचित्रता, ठीक है? जब किसी उद्दीपक में विचित्रता दिखाई देती है तो हमारा ध्यान उस पर चला जाता है, ठीक है? मान लिया कोई चीज़ आपको अजीब सी दिखती है जो आपने कभी देखी नहीं, विचित्र है एकदम, तो आपका ध्यान उस पर जल्दी चला जाएगा, ठीक है? कोई भी चीज़ ऐसी, ठीक है? अब मान लिया कोई लड़का है, आपके स्कूल में आ रहा है न्यू एडमिशन लेके, तो क्या कि वो थोड़ा अजीब लगता है दिखने में, तो आपका ध्यान उस पर जल्दी चला जाता है, ठीक है? तो ये विचित्रता जो होती है वो भी क्या करती है, हमें हमारे ध्यान को प्रभावित करती है, ठीक है? तो ये 4 पॉइंट्स हो गए और देख लेते हैं। फिर है उद्दीपक की पुनरावृत्ति। जो वस्तुएँ हमारे सामने बार-बार आती हैं, उनकी ओर हमारा ध्यान अपने आप आकर्षित हो जाता है, ठीक है? मतलब कई चीज़ है कि बार-बार हमारे सामने आ रही है, तो उस पे ध्यान जो होगा हमारा अपने आप चला जाएगा। जैसे टीचर भी आपको क्या करते हैं, एक बार में आपको चीज़ें क्लियर नहीं होती, तो एक चीज़ को वो बार-बार बताने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो भी यही कर रहे हैं कि आपका ध्यान जो है उस तरफ जाए, ठीक है? आपको वो चीज़ समझ में आए, ठीक है? तो एक ही चीज़ को बार-बार वो रिपीट करते हैं, ठीक है? तो ये है उद्दीपक की पुनरावृत्ति कि जो वस्तुएँ हमारे सामने बार-बार आती हैं, तो हमारा ध्यान अपने आप उस पे चला जाता है, ठीक है? किसी व्यक्ति को आपने 3-4 बार देख लिया, ठीक है? दिल्ली में देख लिया, कानपुर में देख लिया, फिर अपने घर के आस-पास देख लिया, तो आपका ध्यान एकदम उस पे जाएगा कि यार इसे कहीं तो देखा है हमने, ठीक है? तो ये होती है उद्दीपक की पुनरावृत्ति। तो ये बाह्य कारक हो गए सारे जो ध्यान को प्रभावित करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि बच्चों का ध्यान केंद्रित करने के उपाय, कि कौन-कौन से उपाय हैं जिससे हम बच्चों का जो ध्यान है वो केंद्रित कर सकते हैं, ठीक है, पढ़ाई-लिखाई पर। तो इसमें जो पहला पॉइंट आ जाएगा आपका, वो हो जाएगा कि विषय वस्तु को उससे जुड़ी शिक्षा अधिगम सामग्री जैसे कि चार्ट, मॉडल, मानचित्र आदि का प्रयोग से पढ़ाना। ठीक है, अब क्या है कि बच्चों को जब आप पढ़ा रहे हैं, तो आपको क्या करना है कि उनसे जुड़ी हुई सामग्री जो भी है, शिक्षण अधिगम सामग्री जो है, उसके माध्यम से पढ़ाएँ। अगर आप चार्ट के माध्यम से पढ़ाएँगे, मॉडल के माध्यम से पढ़ाएँगे, मानचित्र के माध्यम से पढ़ाएँगे, इसका प्रयोग करते हुए पढ़ाएँगे, तो बच्चों का जो ध्यान होगा वो उस पे केंद्रित होगा। ठीक है, उनके लिए वो चीज़ें नई होंगी। अब जैसे क्या कि बच्चों को मैप के बारे में इतना नहीं पता, वर्ल्ड मैप के बारे में वो ज़्यादा कुछ नहीं जानते होंगे। लेकिन आपने वर्ल्ड मैप के बारे में बताया कि ये इंडिया है, ये सऊदी अरब है, ये अमेरिका है, ये दक्षिण अमेरिका है, ये ऑस्ट्रेलिया है, तो उनका ध्यान उस पे केंद्रित होगा। ठीक है, तो आप इन चीज़ों के माध्यम से पढ़ाएँ। मूवीज़ वगैरह उन्हें दिखाएँ, ठीक है, जितनी भी होती हैं, जो अच्छी-अच्छी जिनसे उन्हें जानकारी मिले, तो इनसे क्या होगा कि बच्चों का जो ध्यान होगा वो केंद्रित होगा। दूसरा है कि पाठ को छोटे-छोटे भागों में विभक्त करके पढ़ाना। मान लिया अब होता क्या है कि बच्चों को नई-नई किताबें मिलती हैं, तो वो कई चैप्टर जो होते हैं वो काफ़ी बड़े होते हैं, तो हम लोग देख के बोरिंग हो जाते हैं, यार इतना बड़ा-बड़ा चैप्टर, और फिर क्लास भी जैसे-जैसे बढ़ती है तो बोरिंग लगते हैं सारे। तो आपको क्या करना है, छोटे-छोटे पार्ट्स में बच्चों को पढ़ाना है, एक ही दिन में सारा कुछ नहीं पढ़ाना। ठीक है, जैसे क्या कि मैं छोटे-छोटे टॉपिक लेके आता हूँ। अगर मैं सोचूँ कि एक ही बार में आपको सब कुछ पढ़ा दूँ, तो वो नहीं हो पाता है। ठीक है, नहीं, बोर लगेगा, आप ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट देखेंगे, फिर मन नहीं करेगा।
तो वही है कि पाठ को छोटे-छोटे भागों में विभक्त करके पढ़ाना, ठीक है? तो इससे क्या होगा बच्चों का ध्यान बना रहेगा। तीसरा कि विद्यालय व कक्षा का वातावरण डर एवं भय से मुक्त होना चाहिए, ठीक है? ऐसा नहीं कि आप बच्चों को डरा के रखें, धमका के रखें, बच्चे को डर की वजह से पूछे ही ना आपसे, ठीक है? उनकी हिम्मत ही ना हो। आपको दोस्त बना के रखना है उन्हें, इतना भी दोस्त नहीं बनाना, लेकिन बस ये है कि वो आपसे क्वेश्चन वगैरह कर सकें। ऐसा नहीं कि आपसे डरें कि हाँ, क्वेश्चन ही ना पूछें कि स मतलब बैठे रहें चुपचाप से, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर है कि विषय वस्तु के प्रति रुचि उत्पन्न करना। अब आपको क्या करना है कि बच्चों को जो भी पढ़ा रहे हैं, उसमें बच्चों का इंटरेस्ट जगाना है। कैसे जगाना है ये आपको सोचना है कि कैसे जगा सकते हैं। भ्रमण पे उन्हें ले जा सकते हैं, चीज़ों को दिखा सकते हैं। कई माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, उनमें इंटरेस्ट बना सकते हैं कि उनका इंटरेस्ट उस चीज़ में आ जाए। क्योंकि एक बार अगर रुचि उत्पन्न हो गई तो ध्यान अपने आप लग जाएगा उनका। फिर है कि ऐसी शिक्षण विधि प्रयोग करना जिसमें छात्रों की सहभागिता हो, ठीक है? तो हम ज़्यादातर ऐसी शिक्षण विधि का यूज़ करें जिसमें क्या है कि हम 2 या 3 बच्चों के ग्रुप बना सकें, उसके माध्यम से बच्चे सीख सकें। तो जब सहभागिता होती है, आपस में मिल-जुल कर वो चीज़ों को सीखते हैं, तो वो सही से चीज़ों को सीख लेते हैं, जल्दी सीख लेते हैं और उनका ध्यान उसमें बना रहता है। फिर है कि शिक्षा में विभिन्न खेलों एवं क्रियाओं का प्रयोग करना, ठीक है? तो विभिन्न खेलों का आप यूज़ करें, क्रिकेट वगैरह बच्चों को खिलाएँ, खो-खो खिलाएँ, ठीक है? वॉलीबॉल खिलाएँ, मतलब कई सारे गेम्स आप बच्चों को खिला सकते हैं, क्रियाओं के माध्यम से बच्चों को सिखा सकते हैं, ठीक है? तो ये चीज़ें होती हैं जिससे आप क्या कर सकते हैं, बच्चों का ध्यान केंद्रित कर सकते हैं किसी विषय वस्तु पर, ठीक है? तो इन पॉइंट्स को अच्छे से याद रखना, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है? ये जो है ना, ये एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं कि बच्चों का ध्यान केंद्रित करने के उपाय बताइए। तो इन पॉइंट्स को लिख देना और डंबल ने जो डेफिनेशन दी है उससे याद कर लेना, वो इंपॉर्टेंट है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रुचि या अभिरुचि। इसे इंग्लिश में इंटरेस्ट कहते हैं। रुचि शब्द अंग्रेजी भाषा के इंटरेस्ट शब्द का हिंदी रूपांतरण है, जिसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द इंटरेस्ट से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है लगाव होना। ठीक है, इतनी चीज़ें याद रखनी है कि देखिए रुचि और अभिरुचि एक ही चीज़ है। ठीक है, अगर रुचि क्वेश्चन में नहीं लिखा है, अभिरुचि लिखा है तो समझ लेना कि उसका मतलब भी क्या है, रुचि है। ठीक है, इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंटरेस्ट कहते हैं। तो ये क्या है, अंग्रेजी भाषा के इंटरेस्ट शब्द का हिंदी रूपांतरण है, जिसकी उत्पत्ति किससे हुई, तो लैटिन भाषा के शब्द इंटरेस्ट से इसकी उत्पत्ति हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, लगाव होना। ठीक है, तो रुचि का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ, लगाव होना हुआ। क्रो ने इसके बारे में क्या कहा, तो क्रो ने कहा कि रुचि एक प्रेरक है जो हमें किसी एक वस्तु, व्यक्ति, किसी क्रिया के प्रति ध्यान देने के लिए प्रेरित करती है। तो क्रो ने कहा कि रुचि क्या है, एक प्रेरक है जो हमें प्रेरित करती है, किस चीज़ के लिए, जो हमें किसी वस्तु, व्यक्ति अथवा किसी क्रिया के प्रति ध्यान देने के लिए प्रेरित करती है। ठीक है, तो प्रेरक का मतलब समझ रहे हैं, जो आपको प्रेरित करे, ठीक है, जो आपको मोटिवेट करे। तो रुचि क्या है, एक प्रेरक है जो हमें क्या कर रही है, किसी वस्तु पर, किसी व्यक्ति पर या किसी क्रिया के प्रति ध्यान देने के लिए क्या करती है, प्रेरित करती है। तो ये रुचि की डेफिनेशन दी है क्रो ने। अब रुचि की हम विशेषताएं देख लेते हैं। तो रुचि एक मानसिक शक्ति है। कैसी शक्ति है, तो मानसिक शक्ति है। ठीक है, जैसे चिंतन था, तर्क था, कल्पना थी, तो ये सब मानसिक शक्ति थी, तो वैसे ही रुचि भी क्या है, एक मानसिक शक्ति है। रुचि एक जन्मजात एवं अर्जित दोनों होती हैं। ठीक है, कुछ रुचियां जो होती हैं, कुछ इंटरेस्ट जो होते हैं हमें, वो जन्म से होते हैं। ठीक है, और कुछ इंटरेस्ट जो होते हैं वो हमें क्या टाइम टू टाइम बदलते रहते हैं, मतलब आने वाले समय में हो सकता है कि हमारी कुछ रुचियां हैं जो अर्जित हो जाएं। ठीक है, जैसे क्या कि छोटे पे हमने सपना देखा था कि हम क्रिकेटर बनेंगे, लेकिन जैसे जैसे बड़े हुए क्रिकेट खेलना ही छोड़ दिया। उसके बाद फिर अब हम सपने देखने लग गए कि हम टीचर बनेंगे या हम इंजीनियर बनेंगे, ऐसे करके। मनुष्य की रुचियों का विकास जीवन पर्यंत चलता रहता है। ठीक है, तो ये रुचियाँ जो है, इंटरेस्ट जो है, वो हमेशा बनते रहते हैं। हम नई सिटी में जाते हैं तो नए-नए इंटरेस्ट देखने को मिलते हैं। ठीक है, जो हमारी रुचियाँ होती हैं वो बदल जाती हैं। फिर दूसरे किसी देश में चले गए, वहाँ पे रुचियाँ जो हमारी बदल जाएँगी। तो ये जो होता है ना, वो इनका विकास होता रहता है, ये जीवन पर्यंत चलती रहती हैं। मनुष्य की रुचियों में परिवर्तन होता रहता है, तो सेम ही चीज़ है। रुचियाँ व्यक्ति और उसके वातावरण की अंतःक्रियाओं का फलस्वरूप विकसित होती हैं। ठीक है, अगर रुचियों की बात करें तो वो ऐसे ही नहीं कोई किसी चीज़ में इंटरेस्ट बढ़ता है। होता क्या है कि व्यक्ति और उसका जो वातावरण, जिस वातावरण में वो रह रहा है, ठीक है, अगर मान लिया उसके दोस्त हैं, वो किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, उसने उसके बारे में सुना, तो उसका भी इंटरेस्ट उस चीज़ में बढ़ता है, ठीक है, तो उसमें रुचि जागृत होती है। तो ऐसा होता है कि जो वातावरण होता है उसके क्रियाओं के फलस्वरूप ये चीज़ें विकसित होती हैं, ठीक है, इंटरेस्ट वगैरह। अब हम रुचियों के प्रकार देख लेते हैं। ठीक है, कि रुचियों के कौन-कौन से प्रकार हैं। तो देखिए, रुचियाँ जो होती हैं 2 प्रकार की होती हैं। पहला है नैसर्गिक एवं जन्मजात रुचि। ठीक है, 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया, इंपॉर्टेंट है। और दूसरा आपका अर्जित रुचि। नैसर्गिक एवं जन्मजात रुचि क्या होता है कि जो जन्म से होती हैं आपके पास, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपने दूसरों को देखकर चीज़ें सीखी हैं, ये आपके पास जन्म से होती हैं। नैसर्गिक का मतलब होता है प्राकृतिक, ठीक है। जो रुचियाँ अपने आप उत्पन्न होती हैं, ठीक है, आपके अंदर अपने आप उत्पन्न हो जाएँ, तो ऐसी रुचियाँ कैसी कहलाती हैं? नैसर्गिक या जन्मजात कहलाती हैं। ठीक है, ये आपके अंदर हैं। अर्जित रुचियाँ क्या है कि जो वातावरण के प्रभाव से अथवा अपनी इच्छा अनुसार उत्पन्न जो रुचि होती है, वो होती है अर्जित रुचि। ठीक है, अगर नैसर्गिक की बात करें तो ये अपने आप जो होती हैं उत्पन्न हो जाती हैं। ठीक है, आपको उसके बारे में इंटरेस्ट जगाना नहीं पड़ता, ये अपने आप ही आपके अंदर इंटरेस्ट उसके अंदर बन जाता है। ठीक है, तो वो नैसर्गिक या कैसी रुचि कहलाएगी? जन्मजात कहलाएगी। और अर्जित रुचि जो होती है वो वातावरण के प्रभाव में आकर जो रुचियों का विकास होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? अर्जित रुचि कहते हैं। ठीक है, जो अपने दोस्तों को देखकर आपके अंदर रुचियाँ उत्पन्न हो रही, फैमिली बैकग्राउंड को देखकर, यह जो वातावरण है उसे देखते हुए आपके अंदर जो रुचियाँ आ रही हैं, ठीक है, इंटरेस्ट बढ़ रहा है जिस चीज़ों के बीच में, तो वो कैसा कहलाएगा? वो अर्जित रुचि कहलाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया? रुचि की 2 प्रकार की होती है, नैसर्गिक
या जन्मजात कह सकते हैं इसे, और दूसरा आपका अर्जित रुचि। अर्जित रुचि का अगर हम एग्जाम्पल देखें, जैसे गाने एवं पढ़ने में रुचि हो जाना, ठीक है, तो ये अर्जित रुचि है कि मान लिया आप थोड़े बड़े हुए, पहले आप क्रिकेट अच्छा खेलते थे, थोड़े बड़े हुए आपने देखा आप तो गाना भी अच्छा गा रहे हैं, किसी ने तारीफ कर दी तो आप गाना गाने लग गए। तो इन चीज़ों में जब रुचि बढ़ती है तो वो क्या कहलाती है, वो अर्जित रुचि कहलाएगी। एग्जाम्पल के कि परिवेश की क्रियाओं के प्रति मानसिक झुकाव उत्पन्न करना ही अर्जित रुचि की पहली सीढ़ी। ठीक है, नोट करने वाली चीज़ है कि परिवेश की क्रियाओं के प्रति जो मानसिक झुकाव उत्पन्न करना क्या कहलाता है, अर्जित रुचियों की पहली सीढ़ी बताया गया है। अब अधिगम में रुचि का महत्व देख लेते हैं, ठीक है? जो चीज़ें हम पढ़ रहे हैं, तो अधिगम में रुचि का क्या महत्व है? पहला कि निर्माण करने हेतु छात्रों की रुचि का विशेष महत्व है, ठीक है? जब भी हम पाठ्यक्रम का निर्माण करते हैं, सिलेबस बनाते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि बच्चों का इंटरेस्ट किस चीज़ में है। तो उसी अनुसार हम लोग क्या करते हैं, पाठ्यक्रम का निर्धारण करते हैं। दूसरा है कि शिक्षण विधियों का निर्धारण करने में, ठीक है? तो शिक्षण विधियों का भी हम यूज़ उसी तरीके से करेंगे कि बच्चों का कैसा इंटरेस्ट है, किस चीज़ में इंटरेस्ट है, ठीक है? तो इस आधार पे हम क्या करते हैं, शिक्षण विधियों में चयन करते हैं। तीसरा है कि शिक्षा में अपव्यय और अवरोधन को रोकने के लिए, ठीक है? तो अपव्यय और अवरोधन आपने देखा होगा, ठीक है? पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, नहीं पढ़ा तो आगे पढ़ेंगे आप। अपव्यय होता है और अवरोधन ये होता है कि आप क्या करते हैं, एक ही क्लास में बच्चा कई सालों तक पढ़ रहा है, ठीक है? वो पास ही नहीं कर पा रहा उस क्लास में, ठीक है? तो एक कंडीशन ये होती है और दूसरी ये होती है कि बीच में ही विद्यालय छोड़ दे रहा है, पूरी पढ़ाई पूरी नहीं कर रहा है, ठीक है? तो ये अपव्यय और अवरोधन होता है। ठीक है, तो इसके लिए भी हमें क्या कि रुचियों का विकास करना है बच्चों में कि ताकि वो विद्यालय को ना छोड़ के जाएँ, ठीक है? और रुचि अगर उनमें विकसित हो जाएगी तो वो क्लास पास कर लेंगे, ठीक है? एग्ज़ाम पास कर लेंगे। फिर है कि व्यक्तिक भिन्नता की दृष्टि से, ठीक है? तो हर बच्चा एक जैसा नहीं होता, तो इसके लिए भी हमें क्या करना पड़ता है, उनके अंदर रुचियाँ जागृत करनी पड़ती हैं, तो हमें कई सारी चीज़ें हैं जो होती हैं, वो डेवलप करनी पड़ती हैं, कौन से शिक्षण विधि से पढ़ाएँ, कैसे पढ़ाएँ बच्चों को, ताकि उनमें इंटरेस्ट बने। फिर है कि भावी व्यवसाय के चयन में, ठीक है? तो भावी व्यवसाय के आने वाले समय में वो किस चीज़ में अच्छा कर सकता है, ठीक है? तो इसके लिए भी हमें पता होना चाहिए कि उसका इंटरेस्ट किस चीज़ में, किस क्षेत्र में है, ठीक है? अगर बिज़नेस में अच्छा कर रहा है तो एमबीए करा दिया, बीबीए करा दिया, ठीक है? कॉमर्स में बैंकिंग में अच्छा कर सकता है, कॉमर्स दिला दिया, ठीक है? साइंस में अच्छा कर सकता है, तो ऐसे करके हमें क्या करते हैं, अधिगम में रुचि का ये महत्व है, ठीक है? हम लोग रुचियों को पता करते हैं कि बच्चों का इंटरेस्ट किस चीज़ में है। अब रुचियाँ उत्पन्न करने वाली विधियाँ देख लेते हैं कि कौन-कौन सी विधियाँ हैं, जिनके माध्यम से रुचियाँ उत्पन्न की जा सकती हैं। 2019 में ये क्वेश्चन आया है। वाद-विवाद, खेल विधि, पर्यटन, कहानी आदि विधियों का प्रयोग करना। ठीक है, तो वाद-विवाद है, खेल विधि है, पर्यटन विधि है, कहानी विधि है। इन विधियों के प्रयोग से हम क्या कर सकते हैं? बच्चों में रुचि उत्पन्न कर सकते हैं। दूसरा है कि नवीन कार्य को पूर्ण ज्ञान से जोड़ना। ठीक है, जो भी नवीन ज्ञान है, जो भी हम नई चीज़ बच्चों को सिखाने वाले हैं, तो हम क्या करें, उनको पहले से जिस चीज़ के बारे में उन्हें पता है, तो उस ज्ञान से उसे जोड़ दें। ठीक है? जैसे हमें क्या कि पौधों के बारे में पढ़ाना है, तो बच्चों ने जो पौधे देखे हैं, ठीक है, उनके घर में जो भी लगे हैं, उस ज्ञान से उस चीज़ को जोड़ देंगे, कनेक्ट कर देंगे, तो वो चीज़ें जो है थोड़ी आसान हो जाएँगी बच्चों के लिए, तो इनमें जो इंटरेस्ट होगा वो बढ़ जाएगा। फिर है कि शिक्षण कार्य करते समय छात्रों की अधिक से अधिक सहभागिता, ठीक है? जब भी टीचर पढ़ा रहा हो, तो आपको क्या करना है, बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व करना है, उनसे क्वेश्चन पूछते रहना है, उन्हें बताते रहना है, ठीक है? तो इससे क्या होगा कि बच्चों में इंटरेस्ट बनेगा। फिर है कि जिज्ञासा को उत्पन्न करना, कुछ ऐसे क्वेश्चन कर देना ताकि बच्चों में एकदम जिज्ञासा उत्पन्न हो, ठीक है? उसके आंसर वो देख सकें और थोड़ी जिज्ञासा उनके अंदर उत्पन्न होगी तो इंटरेस्ट बनेगा उनमें, ठीक है। फिर है कि समय-समय पे पुरस्कार देना और प्रोत्साहित करना कि टाइम-टाइम पे आप क्या करें, बच्चों को मोटिवेट करते रहें, पुरस्कार दे सकें, ठीक है। पुरस्कार वगैरह देंगे तो बच्चे थोड़े मोटिवेट होते हैं कि अगर आप फर्स्ट आते हैं तो आपको ये दिया जाएगा, ठीक है। तो कॉम्पिटिशन की भावना भी आती है। तो ऐसे करके हम क्या कर सकते हैं, रुचि उत्पन्न कर सकते हैं किसी भी बच्चे में। अब हम लोग ध्यान एवं रुचि में संबंध देख लेते हैं कि ध्यान और रुचि में क्या संबंध है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2019 में 23 में ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि ध्यान और रुचि में क्या संबंध होता है। तो ठीक है, ध्यान एवं रुचि में क्या है कि बहुत ही घनिष्ठ संबंध है, ठीक है? बहुत ही ज़्यादा घनिष्ठ संबंध है क्योंकि व्यक्ति की जिसमें रुचि होती है उस ओर उसका ध्यान भी केंद्रित होता है और इस प्रकार जिस व्यक्ति पर हम ध्यान केंद्रित करते हैं धीरे-धीरे उसमें रुचि आने लगती है। ठीक है, जैसे आप अपना एग्ज़ाम्पल लीजिए कि ध्यान और रुचि में क्या घनिष्ठ संबंध है। आपका क्या है कि किसी चीज़ में इंटरेस्ट है, ठीक है? मान लीजिए क्रिकेट में आपका इंटरेस्ट है, तो होता क्या है कि आपका ध्यान भी क्या है उसी ओर जाता है, हर बार उसी ओर जाएगा, ठीक है? और मान लीजिए कि आप क्या करते हैं किसी वस्तु पे ध्यान देने लगते हैं, ठीक है? जैसे क्या है कि आप सोशल साइंस पे ध्यान देने लग गए, ठीक है, सब्जेक्ट था सोशल साइंस, आपने काफ़ी ध्यान दिया उस पे और धीरे-धीरे क्या होता है कि जब आप किसी वस्तु पे ध्यान देने लगते हैं, तो आपको उसमें इंटरेस्ट आने लगता है, ठीक है, उसमें रुचि आने लगती है। तो दोनों का एक-दूसरे से बहुत ज़्यादा घनिष्ठ संबंध है, ठीक है, क्लियर हो गया होगा आपको कि जिस व्यक्ति का जिसमें रुचि होती है, उस ओर उसका ध्यान केंद्रित होता है और जिस वस्तु पे हम लोग ध्यान देने लगते हैं, उसमें हमारा इंटरेस्ट जाग जाता है, ठीक है, रुचि आने लगती है उसमें। अतः ये कहना कठिन है कि रुचि ध्यान पर आधारित है या ध्यान रुचि पर आधारित है। अतः हम कह सकते हैं कि ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ठीक है, तो ये तो हम नहीं कह सकते। ठीक है, ये कहना थोड़ा कठिन भी है कि रुचि जो है वो ध्यान पर आधारित है या ध्यान रुचि पर आधारित है। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि दोनों ही क्या है, एक सिक्के के दो पहलू हैं। ठीक है, एक दूसरे पे ये दोनों डिपेंड हैं। ठीक है, तो इसी के साथ ये टॉपिक कंप्लीट होता है आपका।
ईजी टॉपिक है, आसानी से आप याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, एक बार पढ़ लेंगे तो आप बना कर भी इसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा स्मृति या मेमोरी। ठीक है, अब ज़्यादा टॉपिक नहीं, 1-2 टॉपिक और बचे हैं, उसी के साथ ये कंप्लीट हो जाएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।